पालिका सार्वत्रिक चुनाव 2017 के रण संग्राम में मैं शबनम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा से अपक्ष उम्मीदवार आसिया अंजुम के शौहर वाहिद खान उपस्थित है। मैं वीसीएन न्यूज की ओर से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। वेलकम सर। पहले तो आप एक आसिया मैम अभी स्टैंड है अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे प्रभाग क्रमांक 15 से, तो उनके बिहाफ में आप एक परिचय दे दीजिए। आसिया अंजुम वाहिद खान जो है 2012 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा जी गौलीपुरा से, जब 26 प्रभाग क्रमांक था उसमें आसिया अंजुम ने 1687 मत अपक्ष उम्मीदवार बन के लिया जी। और जब से वो मतलब टोटली जब से मेरा उनका विवाह हुआ, शादी हुई जी जी, तब से मैं सोशल वर्कर तो मैं 15-20 साल से हूँ, तब से वो सामाजिक क्षेत्र में काम करती है जी। इसीलिए लोगों ने उनको 2012 में भी पसंद किया, उपचुनाव हुआ उसमें भी पसंद किया और बहुत ज्यादा वोटों से उन्होंने विजयी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ वजह से रह गया। तो आप इंशाल्लाह इस साल पूरा हो जाए। तो जैसे आपने कहा 2012 से, तो 2017 का जो इलेक्शन है अपना महानगर पालिका का, उसमें सर 4 वार्ड 1 प्रभाग की प्रणाली आ चुकी है। तो सर इसमें अपना प्रभाग कहाँ से लेकर कहाँ तक है? अपना वैसे पार्टीपुरा से लेके तो गौलीपुरा अंसार नगर तक के पूरा प्रभाग है उसमें। तो सर अभी प्रभाग बहुत बढ़ चुका है, 4 वार्ड 1 प्रभाग का ये सिस्टम है, तो ये क्या उचित है सर आपके? बिल्कुल उचित है। जो सोशल वर्कर होता है, जिसकी पहचान होती है, जिसका काम होता है, तो ये 4 के प्रभाग में 2 ही लोगों का नाम होता है, एक नामवर एक कामवर। हम 15 साल से काम कर रहे हैं, हमारे प्रभाग में हमारी छवि एकदम एक नंबर है। हम सोशल वर्कर है, आधी रात को लोगों के लिए उठकर काम करते हैं। इसलिए इतना बड़ा प्रभाग नए लोगों के लिए बड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए छोटा है, क्योंकि हमारे पास में कार्यकर्ताओं की बहुत भरमार है और गरीब कार्यकर्ता है और काम करने वाले कार्यकर्ता है। तो सर आपका जो प्रभाग क्रमांक 15 है, तो सर उसमें मतदार संख्या कितनी है, आप बता सकते हैं? उसके अंदर में 23,411 की मतदार संख्या है। 23,411 में महिला कितनी समावेश है और पुरुष? बस 50-50 है, थोड़ा सा 2-4 हजार फर्क है लेडीज महिला का। 50-50 रेशियो में महिला और पुरुष की मतदार संख्या वहाँ देखी जाती है। तो सर प्रभाग क्रमांक 15 में अभी इलेक्शन सिर पे है, तो आपका प्रचार तो शुरू हो ही चुका होगा। जोरों शोरों से जब आपका प्रचार शुरू हो चुका है, तो सर आपको ऐसी क्या समस्याएं उस प्रभाग में देखने को मिलती है, और उस समस्या का निवारण करने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप क्या सोच रखते हो? मैडम, उस समस्या का निवारण करने के लिए ही पब्लिक जो है नगर सेवक बनाती है। अपेक्षाओं से ज्यादा काम करे या कुछ निधि ऐसी जीत कर लाए, छीन कर लाए कि वो प्रभाग के लोगों के लिए, वार्ड के लोगों के लिए काम करे। उसके लिए तो सबसे पहले तो आदमी का सोशल वर्कर होना जरूरी है। बेशक। अगर कोई भी एक पैसे वाला आदमी अगर वहाँ पर आता है और बोलता मुझे वोट दो, तो एक आधे बार ऐसा हो जाता है कि लोग पैसे के बहकावे में आकर या लोगों के बहकावे में आकर कुछ जिता देते, लेकिन 5 साल का जो मुस्तकबिल है वो कार्यकर्ताओं का, उन वोटरों का, वो खराब हो जाता। तो उसकी समस्या ये आती, उसका रिएक्शन ये आता कि जब वोट मांगने के लिए दोबारा लोग जाते तो उनको गालियां खाना पड़ता, और उसका रिएक्शन ये आता कि भाई आज वहाँ पे विकास नहीं होता। एक तो नालियां नहीं बनती, रोड नहीं बनता, मूलभूत सुविधा है, पानी की पाइपलाइन है। जैसे कि मैं आपको मेरा परिचय देते हुए बताता हूँ कि मैं इनकलाब संगठन का अध्यक्ष हूँ, और हमारे प्रभाग के लोगों को मेरे से 2 फायदे होंगे। मुझे वो अभी जितवा के ला रहे हैं, मेरी मिसेस को मेरे काम की वजह से, और मिसेस के उनके भी काम की वजह से भी बहुत दौड़ती है लोगों के लिए, और लोग गरीब महिलाओं की बहुत मदद करती है। इसी बिना पर हमको इतनी बार इतने वोट मिले हैं। और 2 फायदे प्रभाग के हमारे छायानगर के ऐसे होने वाले हैं कि एक तो आप उनको जीत के देके वो नगर सेवक रहेंगी, दूसरा इनकलाब संगठन ने जो 15 साल से काम किया उस संगठन का फायदा होगा। हम ऐसे लोग हैं, यदि अगर महानगर पालिका में एक नगर सेवक को निधि नहीं भी आती है, तो हमारी इतनी ताकत है कि जिस तरह हम कुछ ना होते हुए हमने पालक मंत्री से, आमदारों से आंदोलन करके निधि खींच के लाया। हमारा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद तो माशाल्लाह इतना अच्छा काम होगा कि भाई जनता साथ में रहेंगी। हम चाहे वो पालक मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, उसका घेराव करके निधि ला सकते हैं इंशाल्लाह।
सर जैसे कि आपने अभी हमें कहा कि आप राजनीतिक स्तर तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिलने की बात तो ठीक है, लेकिन आप पहले से ही एक समाज कार्यकर्ता हो, आप समाज सेवक हो, तो सर आप उस समाज सेवा आपने जब से की है और अभी जो कर रहे हो, आपका जितना भी कारभार है उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ मैडम, उसका एक्सपीरियंस ये है कि सबसे पहले तो मैं एक संगठन से जुड़ा जी। जब मुझे सोशल वर्कर का शौक आया जी। भाई लोगों को ब्लड देना, ब्लड देते देते फिर सोशल एक्टिविटी आई। फिर जहाँ पे हमने मकान बनाया था वो जगह बिल्कुल खाली थी, प्लॉट थे, वहाँ पे कीचड़ होता था, गंदगी रहती थी। तो जो नगर सेवक 3 का प्रभाग था उस जमाने में, तो वहाँ पर हम जाके नगर सेवकों से मिलते तो नगर सेवक बोलते थे भाई आपके तो रोड भी नहीं है और वो बाड़ी है, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे। तो फिर हमको जज्बा आया कि भाई एक नगर सेवक जब ऐसा बोलता है, नगर सेवक तो ये होता है कि लोगों को काम करने के लिए चाहे लोगों की सेवा में हाजिर है, उसको वोट दे या ना दे, लेकिन उसका प्रतिनिधि होता है वो। नगर सेवक बोलो, सेवक उसका नाम ही इसलिए रखा गया है। जी जी। तो वो हमको जब ऐसे जवाब देने लगा तो फिर हमने एक संगठन तैयार किया, इनकलाब संगठन के फिर माध्यम से हमने क्या किया कि सबसे पहले आंदोलन हमने पानी की टाकी पर पुकारा। ये संगठन जो आपकी इनकलाब संगठन, तो ये इसको कब से ये संगठन शुरू हुई है? मैडम हमने 15/12/2008 को पहला आंदोलन में छेड़ा है। उससे 6 महीने पहले से संगठन है। उसमें सबसे पहले लोगों को जोड़ा, लोगों को जोड़कर मिले और उनसे मशवरा किया कि भाई हमको एक बड़ा आंदोलन छेड़ना है जो समाज के हित में हो, और एक समाज के नहीं तो चाहे उसमें हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज से जुड़ा मुद्दा हो, उसके लिए हम लड़ेंगे। तो हमने ऐसे एक ग्रुप तैयार किया, उसके बाद में लोगों से मशवरा किया, फिर हम पानी की टाकियों पर चले 17 मुद्दों पर। ठंड का जमाना था और बहुत सर्दी कड़ाके की, तो आपको मालूम है आसमान ऊपर था और जमीन नीचे थी और टाकी का मसला था। कुछ लोग तो बोले कि भाई आतंकवादी चढ़ गए, कुछ लोग तो बोले भाई कलर मारने के लिए चढ़ गए, लेकिन हमारा जज्बा था कि हम 5 बजे रात को पानी की टाकियों पर चले समाज के मुद्दों को लेके। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि भाई मुस्लिम एरिया में विकास होना चाहिए, बेशक जरूरी मुस्लिम एरिया में गार्डन बनना चाहिए, जरूरी है। मुस्लिम एरिया में स्टेट बैंक ATM आना चाहिए, मुस्लिम एरिया में दवाखाना बनना चाहिए, मुस्लिम एरिया के अंदर में सामाजिक मंदिर बनना चाहिए, और मुस्लिम एरिया में बड़े जो स्कूलें होती है उसका उद्यान होना चाहिए, उद्यान बनना चाहिए, स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए लोग, यानी कि 17 मुद्दे ऐसे थे। और डफरीन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लेडीज को तपासते थे, इनको हटाकर लेडीज को लेडीज नहीं तपासना चाहिए, और डफरीन हॉस्पिटल के अंदर में ब्लड बैंक बनना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा था कि वहाँ पे जो दलाल लोग हैं, क्योंकि इरविन जाने तक के जो बेचारी हमारी माएँ बहनें आती थी ग्रामीण क्षेत्र से, वो वहाँ पर पहुँचते दलाल उनके 200-500 रुपए खा लिया करते थे और उनको ब्लड भी नहीं मिलता था। तो हमने ये भी मुद्दा उसमें रखा था। फिर नागपुर में अधिवेशन चालू था, उसके अंदर में सुनील देशमुख पालक मंत्री थे, उनके फोन आए कि तू उतर जा, मतलब नहीं, जब तक कि मुद्दा पूरा नहीं होगा हम उतरेंगे नहीं। उसके बाद में कई 36 घंटे तक के चला और इतना हाईलाइट हुआ, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह चलते रहा। तो अधिवेशन जो नागपुर में चालू था उसमें भी कुछ विरोधकों ने, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मुद्दा उठाया। मुद्दा उठने के बाद में फिर राज्यपाल जी आ रहे थे, CP से हमारी बात हुई। उस राज्यपाल के आने के बाद में पालक मंत्री खुद वहाँ से आए और हमारी मीटिंग लगा के हमारे मुद्दों को हल किया। तो आज आप जाके देखिए कि डफरीन के अंदर में जो असुविधा थी, मेरा नाम अगर कोई लेता, वहीद खान को बुलाना क्या, तो डॉक्टर एक्शन लेता। और मैं दिन भर में जो CS वाले, आप उससे इंटरव्यू लोग पूछो कि कितना काम करते हैं वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, जाके हम बोलते हैं कि कोई भी दलाल लग रहा है तो हमको नाम बताओ, क्योंकि यहाँ पे हमारी माँ बहनें एक ही समाज की नहीं, सभी समाज की आती। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई उनकी कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत ना हो। अभी CS वाले के टाइम पे अभी 1 महीना पहले एक मैडम को मैंने सस्पेंड भी करवाया, उसके लापरवाही से, आपने देखा था, आपके टीवी पर भी आया। इससे पहले मैं दवाखानों में खुर्चियाँ फेंकी, डॉक्टरों को मारहान की, 13 केसेस लगी मेरे पर। काहे के लिए कोई हमारा मफाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो समाज के लोग आते हैं, समाज सेवा उद्देश्य है। जो बाहर ग्रामीण के लोग आते हैं, यहाँ की हमारी बहनें जाती, जो जवान आपकी उम्र की है, उनकी शादियाँ होती, गरीब लोग रहते, प्राइवेट में जा नहीं सकते, उनको इलाज आखिरी स्पेंड वही है कि भाई डफरीन चले जाओ। तो वहाँ पर जब असुविधा होती तो उसके लिए हम लड़ते। हमने कई हिंदू समाज के लोगों का काम किया, कई लोगों के लिए मारपीट की, और आज अल्लाह का इतना करम है कि डफरीन हॉस्पिटल में, वो तो लापरवाही है, मैं पूरा नहीं कह सकता आपको कि हमारे जाने से पूरा हो गया, लेकिन हमारे वजह से बहुत सुधार हो गया। आप पूछ सकते हैं जी। जैसे कि अभी आपने कहा जब एक समाज सेवक थे, तो आसिया मैम को इस साल 2017 महानगर पालिका में अगर वो एक नगर सेविका चुनकर आती है, तो एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आप अपने प्रभाग क्रमांक 15 के लिए समस्या हल करने के लिए क्या सोच रखते हो? अभी प्लेटफॉर्म हम ये सोच रखते हैं कि जब 15 साल से हम कुछ ना होते हुए
मैंने मेरे बाड़ी के अंदर में मैडम कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का काम लाया। वहाँ पे रोड नहीं थे, पालक मंत्री जी सुनील देशमुख थे, उनका घेराव किया, कीचड़ में घुमाया उनको लाकर, वहाँ पे पानी की पाइप लेनी। आप समझ लो कि एक जंगल है और जंगल में एक बस्ती बनती है तो वहाँ पे कुछ रहता क्या, भूखंड एरिया। लेआउट भी अगर हुआ तो रोड बना के जब तक बिकता नहीं, तो वहाँ पर तो 75 रुपए का रेट था, उसमें मैंने भी मकान लिया था, तो वहाँ पर रोड नहीं थी, वो रोड हमने घेराव करके पालक मंत्री का बनवाए। पानी की पाइपलाइन नहीं थी तो हमने वहाँ पर माल टिकरी पर जाकर, भर धूप का वक्त था, जाकर सो गए। वहाँ पे जो होंगे साहब थे वो मीटिंग में थे मौजूदी में, हमने वहाँ से बुलवाए, वहाँ सेंक्शन पानी की पाइपलाइन करवाए। इलेक्ट्रिक पोल नहीं थे, हमने वहाँ पे पोल लगवाए। रोड नहीं, नाले नहीं, पानी की पाइपलाइन, मूलभूत जो सुविधाएं कुछ भी नहीं, रोजमर्रा जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हमने टोटली वहाँ पे काम कराए। अच्छा, वो बस्ती के अंदर जो लोग थे वो भी सब बाहर से आए हुए थे, जिनके नाम नहीं थे इलेक्शन में, तो सबसे पहले हमने 1400 नाम उसमें डलवाए, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स लेके बुला के एसडीओ से, कलेक्टर से बात करके कि सर ये आदिवासी नहीं है, ये प्रॉपर लोग हैं, लेकिन इनके नाम डलना चाहिए। उसके लिए भी कलेक्टर से हमने मीटिंग करवाए। राशन कार्ड नहीं थे लोगों के पास, तो 150 राशन कार्ड बनवाए उन लोगों के, कलेक्टर से बात करके कि सर इनका वो फॉर्म रिजेक्ट करते हैं हम, और आप नया, तो बोले आपके साथ है वहीद खान। 150 राशन कार्ड, और 1 रुपया भी हमने किसी राशन कार्ड वाले से नहीं लिए। इलेक्शन में नाम डाले नहीं लिए। उसका ही ये नतीजा है जो आज सर्वे नंबर 1 पे हाशिया एंजिन चल रही। ये मेरी मिसेज रातों को सांप निकलते थे तो उनके घर में जाती थी, कोई गरीब आता था कि हमको फला, तो औरत का काम जो औरत करती है उन्होंने काम किया औरतों के साथ। तो आज महिलाएं भी मेरे बीवी के संगात में कितनी घूम रही है साथ में। आज जो महिलाएं घूम रही है ना, इनको 200 रुपये रोज है कुछ लोगों को। मेरी मिसेज के साथ जितनी महिलाएं घूम रही, 1 रुपया लेती नहीं। तो हमारी चाय पीते हुए हम खिलाते, तो हमदर्दी से काम के, काम और मोहब्बत के, जनता साथ में है। कार्यकर्ता की बहुत भरमार है, कोई कार्यकर्ता भूत नहीं मांगता, कोई कार्यकर्ता पैसे नहीं मांगता। इसलिए कि हम लोगों के आधी रात के लिए काम के लिए दौड़ते, कभी किसी का पैसा नहीं खाते। जी, तो जैसा आपने अभी कुछ देर पहले हमसे कहा, शैक्षणिक स्तर से लेकर विकास कार्य तक आपने एक समाज कार्यकर्ता लेकर अपना पूरा कारभार बहुत ही बेहतरीन उम्दा तरीके से निभाया है। तो सर, अभी जब आप प्लेटफॉर्म, आसिया मैम को जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो आप एक शैक्षणिक स्तर पर, हम लोग देखते हैं कि कौम में जो युवा है वो बहुत बेरोजगार है, तो उनके रोजगार के लिए आप क्या अपनी सोच रखते हो? हाँ मैडम, उनके रोजगार के लिए मैं एक सोच ये रखता हूँ कि हमारी कौम के अंदर में पढ़े लिखे भी बहुत है, माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये हमारे लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज काट देते और इनको नौकरियां नहीं देते। हमने देखा है, इसके लिए हमने लड़ा भी है। और ऐसा नौकरी लगवाने का तो मैडम बहुत लोग इसका वादा करते हैं कि भाई हम चुन के आने के बाद नौकरी लगाएंगे, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि कोई नगर सेवक किसी आदमी को नौकरी लगा दे। हाँ, इतना जरूर है कि हम उन लोगों के लिए गवर्नमेंट से मिल सकते, मुख्यमंत्री के पास अपना प्रस्ताव रख सकते, आम सभा में प्रस्ताव रख सकते कि भाई जो बेरोजगार है इनको आप रोजगार की किरणें जाग दीजिए, क्योंकि पढ़ा लिखा टपका है। ये क्या है, इतना पढ़ने के बाद में वो रिक्शा चलाता है, कटला चलाता है, या किसी का नौकरी करता है, तो जैसा कि अभी 5% का आरक्षण आया था, ये बीजेपी सरकार ने वो भी खत्म कर दी। तो ये तो बीजेपी सरकार यानी कि सभी समाज की दुश्मन सरकार है। मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, कांग्रेस की सरकार भी 50 साल 60 साल राज करी, इन्हें भी यही किया जो बीजेपी कर रही। जो उम्मीद से लोगों ने इनको चुनकर लाके दिया, उम्मीद पे खरा नहीं उतर रही। तो रहा था नौकरी लगाने का, तो मैम मेरा ये कहना है कि अगर ये नौकरी लगाना ही है तो हम सबको एक होना पड़ेगा, जो काम करता है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। जब हमारी ताकत बनेगी तो हम फिर दिल्ली तक के मोर्चा ले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ इसका हल निकल सकता है। इस मतलब मेन मुद्दा यही है कि कोई भी विकास शैक्षणिक हो या कोई भी विकास सामाजिक हो, उसके लिए एकता जरूरी है, एकता जरूरी है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये उठता है कि हम लोग देखते हैं आपका प्रभाग क्रमांक 15 है, तो यहाँ बेसिकली हॉकर जोन का एक प्रॉब्लम मुद्दा देखने में आता है, तो उसके लिए आप क्या सोच रखते हो? मैडम, अभी 1.5 साल पहले हॉकर जोन का मुद्दा उठा था, 1.5 साल तक चल रहा है। हाँ, तो मैंने कुछ लोगों को जमा किया और मैंने उनसे कहा कि भाई आप आपत्तिक्रम में बैठे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ये भी सही है, लेकिन आप भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी सही है। अगर रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो हमारे बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे? एक तो हमको नौकरियां नहीं है। तो मैंने कुछ लोगों को जोड़ा और कलेक्टर के पास गया। तो हॉकर जोन का जो मुद्दा है मैडम, 12,000 हॉकर जोन सा है, ठीक है। बेरोजगार लोग हैं जो बेचारे रोडों पे नौकरियां धंधा कर रहे हैं अपना, उसमें ये अतिक्रम के कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको हम देख लेंगे यहाँ पर जाने के बाद में, उनको ट्रांसफर करने के चक्कर में हम, क्योंकि वो अन्याय कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मैडम मैंने उनको कलेक्टर के पास लेकर गया कि सर ये बेरोजगार लोग हैं, ये रोडों पर बैठते हैं,
इनके लिए आप कुछ करो। तो बोले वहीद खान जी आपकी समस्या अच्छी है, 12,000 लोग हैं, बोले आपके साथ तो 50 ही लोग हैं, ये 12,000 में 11,500 लोग गए कहाँ? देखिए उन्होंने इतना अच्छा पॉइंट बोला मेरे से कि अगर वो 12,000 आपके साथ 5,000 भी आ जाते ना तो शासन हिलता, इसकी रिपोर्टिंग जाती है ऊपर में। ये आप 50 लोग लेकर आए, मैं सर आ नहीं रहे, तो जिन लोगों को जरूरत है वो नहीं आते, तो बोले आप क्यों? मैं सर हमारे दिल में इनका दर्द है। तो बोले आप उन लोगों को सबको लाओ और एक ताकत बताओ, देखो सरकार कैसे चले। सही बात है। तो मैडम हम तो तैयार उनके लिए करने के लिए। कुछ लोग बैठे थे उनके लिए, तो बेचारे खुद भूखे पैसे रहे, लोग अपना काम करते रहे। मैं उन लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आपके लिए लड़ रहे, आप लोगों का फर्ज बनता है उस आदमी का साथ दें। हाँ। मैं तो चुन के आने के बाद में जब वहां पहुंचूंगा महानगर पालिका, और मैं मेरे प्रभाग के लिए काम करने वाला आदमी नहीं, मैंने पूरे जिले के लिए काम किया। मैं पूरे अमरावती शहर के लिए हाकड़ जोन के मुद्दे के लिए लड़ूंगा और हाकड़ जोन के लिए तैयारी करूंगा और आप लोगों को साथ में ले जाकर आंदोलन छेड़ूंगा। उसके लिए चाहे मुझे एक बार और जेल में जाना पड़े, मुझे कोई गम नहीं। ये हॉकर जोन की बात हुई। हमारा एक और सवाल आपसे उठता है, आसिया मैम, आसिया अंजुम मैम जो है वो एज अ फीमेल कैंडिडेट अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर प्रभाग क्रमांक 15 से स्टैंड हो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा बोलो, महिला रोजगार भी आज की स्थिति में हम देख सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या सोच रखते हो? आपकी क्या आने वाले प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आपकी क्या सोच है? हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो हमारी महिलाएं, जो हमारी बहनें, जो कुछ ज़्यादातर तो नहीं है हमारी महिलाएं रोजगार के लिए, क्योंकि उनके शोहर उनके वहाँ है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जोर यह है जो बेचारी तलाकशुदा महिलाएं हमारी है और जो लोग बेवाए हैं और जिनके बच्चे नहीं है, जो इनके ज़्यादा उम्र हो गई। सबसे पहला मतलब राजीव गांधी का है, जिम्मेदार जिनका कोई नहीं है। हाँ, जिनका जिम्मेदार नहीं है, तो तहसील कार्यालय से उनका एक फॉर्म आता, तो हमने कई लोगों के फॉर्म भरे जो बेरोजगारी के है। वो कुछ लोग बेचारे बर्तन वगैरह मांगते, उनके लोगों के कुछ दलालों ने पैसे खा गए। बहुत लोग मेरे पास आते, तो उनका जो रोजगार का मसला है, तो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं, तो उन स्कीमों को कैसा लॉन्च करना, उन स्कीमों को कैसा दबी है तो निकालना, ये काम हम जरूर करेंगे। इससे पहले भी हमने पंतप्रधान योजना आई और राजीव गांधी योजनाएं हैं, तो बहुत से लोगों के कार्ड बने हुए हैं, बैंक की डायरी है, लेकिन दलाल पैसे खा लेते। तो हम इसका पूरा सर्वे बुलाकर देखेंगे आने के बाद में, और जो महानगर पालिका से जो हमसे सहायता हो सकती है। वैसे देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर ये लोग हमको चुन के दे रहे हैं तो एक जो मेरी बीवी है वो आसिया अंजुम एक महानगर पालिका के लेवल पे काम करेंगी और बहुत करेंगी, और हमारी वहाँ पहचान भी बहुत है, क्योंकि हमने वहाँ के कमिश्नरों तक के क्या खुर्चा फेंक दिए, काले पट्टे मार दिए, तो हमको वहाँ पे सब पहचानते। हम वहाँ के लिए नए नहीं है, तो हम तो जो हमसे काम होगा, जो मूलभूत सुविधाएं है सरम एरिया के लिए जो काम आता महानगर पालिका से, वो तो पूरी ताकत से लाएंगे। और जो थोड़ा सवाल जो और मतलब जो तहसील कार्यालय, जो कलेक्टर से, जो गवर्नमेंट केंद्र शासन से और राज्य शासन से जो निधियाँ आती है, उनके लिए भी एक संगठन के माध्यम से लोगों को जोड़कर ये संगठन को बड़ी कर आंदोलन छेड़ेंगे और बम्बई और दिल्ली भी जाने का सवाल आएगा, तो हम इन गरीब जनताओं के लिए काम करेंगे। ये जनता से एक ही निवेदन है मेरा कि प्रभाग क्रमांक 15 से मेरी मिसेस को इससे पहले 1700 वोट मिले थे, आप जिता कर लाओ। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका कोई काम अधूरा नहीं, पूरा होगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 15 से अपक्ष उम्मीदवार आसिया अंजुम के शौहर वाहिद खान यहाँ पे हमारे बीच थे। मैं वीसीएन न्यूज के ओर से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ एक और बार, और उनका आभार मानती हूँ। धन्यवाद सर। एक आखिरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीसीएन न्यूज के माध्यम से आप अपनी आवाम को, जनता को क्या अपील करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं वीसीएन न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये पहल की है कि उम्मीदवार को बुलवाकर उनकी प्रतिक्रिया लेके जनता के सामने ला रहे। सबसे पहले आप इस बात के मुस्तहिक हैं, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। और दूसरा सवाल जो आपने पूछे कि जनता को क्या बताना चाहते हैं, तो जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सौदागरपुरा में हमारी करबला मैदान में बहुत बड़ी भारी सभा है। आप लोगों को संबोधित किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि वहीद खान कौन है। आपको तो पता है, फिर भी हम सभा के माध्यम से आपको हमारा प्रचार बड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई आज आने के बाद में आपसे यही गुजारिश है कि भाई आने वाले चुनाव में आपने कुछ वोटों से हमें हराया था, आपकी मेहनत बहुत रही। अब आने वाला जो 21 तारीख है, इसमें सिलाई मशीन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत कर लाए और कार्यकर्ता की मजबूती और कामयाबी करें। सो दर्शकों, इसी के साथ मैं शबनम रण संग्राम के इस भाग में अब लेती हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीसीएन न्यूज।